मैस्कडर एक कोरियाई फिल्म है जिसे छू चंग मा के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ये फिल्म एक तरह से डबल रोल वाली फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान सो रहा होता है जिसकी नींद किसी की दौड़ने की आवाज से खुल जाती है और फिर वो देखता है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। तभी वो चिल्लाकर नींद से उठ जाता है और वो पाता है कि वो सपना देख रहा था। वो सपना देखने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि कोरिया के जोसियन राजवंश के 15वें शासक राजा ग्वांग हे होते हैं। उन्हें कुछ दिन से लग रहा होता है कि उनकी जान के पीछे कोई पड़ा है। अगले दिन जब वो खा रहे होते हैं तब अचानक से उनका एक चमचा काला पड़ जाता है और उन्हें लगता है कि उसमें किसी ने जहर मिला दिया है। अब राजा और डर गया था। अब वो अपने प्रमुख सचिव से कहता है कि उसकी जान के पीछे कोई इंसान पड़ा है, तो तुम एक ऐसे इंसान को खोज के लाओ जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता हो, ताकि उससे जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें। अगले दिन सभा बैठती है और कल राजा को दिए गए जहर के बारे में बातचीत हो रही होती है। तभी वहाँ पर मौजूद सारे मंत्री कहते हैं कि आपके साले ने ये हरकत की है, आप उसे फांसी की सजा दे दें। पर प्रमुख सचिव कहते हैं कि अभी उनकी गलती साबित नहीं हुई है तो उन्हें फांसी नहीं देना चाहिए। उधर राज्य के एक कोने में एक शराब खाने में एक इंसान मुखौटा पहने राजा की नकल कर रहा होता है और वहाँ के लोग कहते हैं कि राजा कितना अय्याश है कि वो हमेशा अपनी रखेल के पास पड़ा रहता है। ये बात दरोगा के पास चली जाती है और दरोगा उसे प्रमुख सचिव के पास ले जाता है और प्रमुख सचिव उसे राजा के पास। राजा उसके अभिनय को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो बिल्कुल उसके ही जैसे चलता और बोलता है। उस रात उसे राजमहल में ही रखा जाता है और फिर राजा अपनी प्रिय रखेल के पास सोने चले जाता है। मुख्य सचिव राजा से कहता है कि आप वो अपने साले को जेल से निकलवा दें, क्योंकि जब खाने में जहर ही नहीं था तो वो अपराधी किस बात का। पर राजा मंत्री के खिलाफ नहीं जाने के बारे में सोच रहा था, खोज रहा था, इस वजह से उसे नहीं छोड़ा। एक रात मुख्य सचिव को राजा के वैद्य उसे बुलाते हैं और बताते हैं कि जहर की वजह से अब राजा होश में नहीं आ पा रहे हैं और वो ये भी नहीं कह सकते कि इस जहर का तोड़ कैसे निकलेगा। मुख्य सचिव अब दंग था, क्योंकि अगर ये बात उनके दुश्मनों को पता चल जाए तो लोग इस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। इस वजह से सचिव वैद्य जी से कहता है कि ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। राजा की बेहोशी वाली बात बस सचिव वैद्य और राजा के अंग रक्षकों को ही पता होती है। सचिव कहता है कि आप राजा का इलाज यहाँ नहीं बल्कि उनके पुराने मंदिर में होगा। कुछ दिन बाद जब राजा का बहरूपिया टहल रहा होता है तब वो रानी को देखता है और उसे अपना दिल दे बैठता है। उधर राजा के दरबार में राजा के ना होने की वजह से बहुत से सवाल उठ रहे थे। उस रात सचिव उस बहरूपिये को सारे मंत्री के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वे लोग बहुत शातिर हैं, तो वो उन सब के बीच रहे, वरना वो लोग उसे पहचान लेंगे। अगले दिन जब सभा बैठती है तब सचिव मंत्रियों से कहता है कि राजा का गला खराब है, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो सारे घोषणा सचिव ही करता है, जिसमें पहली घोषणा ये होती है कि अब किसानों को उनकी जमीन के आधार पर टैक्स लिया जाएगा और दूसरी घोषणा रानी के भाई को वो छोड़ने की करता है। इस बात से बहुत से मंत्री खुश नहीं होते हैं और वो सब एक मीटिंग रखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि वो लोग बड़े किसानों से कम रेट पर टैक्स लेंगे क्योंकि वो वहाँ से घूस ले सकें, और वो सब रानी और उसके भाई को मारने का भी प्लान बनाते हैं और राजा की रखेल अन्नी को रानी बनाने का सोचते हैं, जिससे राजा भी उनके कब्जे में आ जाएगा। एक दिन सचिव जब मंदिर जाते हैं अपने असली राजा को देखने, तब वैद्य जी उससे कहते हैं कि वो कोई जहर नहीं बल्कि अफीम की ज्यादा मात्रा की वजह से हुआ है। सचिव को पता था कि वो अपनी रखेल अन्नी के साथ हैं और अफीम लेते थे, पर दुश्मन का एक इंसान ये बात सुन लेता है और अन्नी जी को मार देता है और अफीम के खेत को जला देता है। इधर बहरूपिया राजा राजमहल में कहने का भरपूर मजे ले रहा होता है, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कभी खाना नहीं खाया था। उसी रसोई खाने में एक 15 साल की लड़की सुबोए, जिसे वो बहरूपिया राजा अपनी बहन मानता था,
सोबोए अपने बारे में राजा को बताती है कि कर्ज न देने की वजह से उसके पिता को जेल में बंद कर दिया गया था और वहां उसे बहुत मारा गया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई और उसके भाई और माँ को गुलामी के लिए किसी को बेच दिया गया और अब बस वही बची है। राजा उससे कहता है कि वो उसकी माँ को पक्का खोज निकालेंगे। तब उस बहरूपीय राजा को राज्य के काम में रुचि आने लगती है। अब वो पहले की तरह नहीं, अब वो एक सच्चे राजा की तरह बर्ताव करने लगता है और अब वो सही फैसले भी लेने लगा है। और सारे मंत्री जो कि अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, उन सब पर वो अब आपत्ति जताने लगता है। इस वजह से राजा के सारे मंत्री खफा थे। अब वो मंत्रियों को कांटे की तरह चुभने लगता है। अब बहरूपिया राजा कभी कभी रानी से मिलने जाता है। इस बात से रानी काफी खुश रहती हैं, क्योंकि इससे पहले राजा कभी उसके पास नहीं जाता था। राजा को होश आता है, तभी सचिव उन्हें सारी बातें बताता है और उस बहरूपिये के बारे में भी बताता है और कहता है कि उसके सारे राज को मिटाना होगा, मतलब उस बहरूपिये को मारना होगा। ये बात सुनकर सचिव चुपचाप से चला जाता है। सचिव को एक मंत्री के खबरी ने देख लिया और जाके मंत्री को बता देता है कि एक राजा नहीं बल्कि दो राजा हैं। ये बात रसोइये से भी सुनिश्चित किया जाता है। ये बात रानी को भी बताया जाता है। रानी को ये बहुत पहले से ही शक हुआ होता है। अब वो एक ही तरह से इस बात को साबित कर सकती थी। एक रात रानी उसके साथ सोने को कहती है और बहरूपिया राजा तैयार हो जाता है और तभी रानी देखती है कि उसकी सीने में वो तीर का निशान नहीं होता, पर वो रानी उस बहरूपिये से प्यार करने लगती थी। वो उस बहरूपिये को वहां से चले जाने को कहती है। एक दिन सचिव उस बहरूपिये राजा को बताता है कि जो राजा बेहोश थे उनको होश आ चुका है और उसे कुछ सोने के सिक्के देते हैं और उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं, क्योंकि वो बताता है कि उसे देशद्रोह के इल्जाम से मार दिया जाएगा। वो सचिव से कहता है कि उसने ऐसी क्या गलती किया है, उसने तो बल्कि राजा की मदद किया है। सचिव चुप हो जाता है। बहरूपिया राजा सबोए को बुलाता है और वो सोने की थाली उसे देता है और सचिव से कहता है कि उसने उससे एक वादा किया है जिसे वो जरूर पूरा करेगा। मुख्य रसोइये सबोए को बुलाती है और उसे एक पुड़िया देती है और कहती है कि उसे वो राजा के खाने में मिलाए और थोड़ा सा वो भी उसे खा ले। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन सबको मार दिया जाएगा। अगले दिन उस बहरूपिया राजा की आखिरी सभा होती है। वो पूरा सच्चा राजा ही लग रहा होता है। सचिव को उसमें सच्चे राजा की परख दिख रही थी। वो अब तक उस पुराने राजा में कभी नहीं दिखी। अब जब बहरूपिया राजा खाना खाने जाता है तो खाना खाते उसे तो कुछ नहीं होता और उसके सामने उसकी मुंह बोली बहन सबोए के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वैद्य जी के पास ले जाते जाते मर जाती है। ये सब देख सारे रसोइये ने सबको चुगल दिया। अब बात मंत्रियों पर आ गई थी। वो सब अब पूरे राज्य को राजा के खिलाफ ही बहका दिया। मंत्री सब से लोगों को ये बात बता दिया कि दो राजा हैं। आधी रात पूरे मंत्रियों और सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चले जाते हैं। सचिव उस बहरूपिये को समय रहते भाग जाने को कहता है, पर वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक वो सबोए की मौत का बदला नहीं लेता तब तक वो वहां से नहीं जाएगा। सचिव कहते हैं कि क्या तुम सच में राजा बनना चाहते हो? सारे सैनिक और मंत्री अब राज दरबार के गेट पे थे। वहां से तब राजा निकलता है और कहता है कि तुम लोग मुझे मारने आए हो। सारे मंत्री कहते हैं कि तुम बहरूपिये हो और सच होने का प्रमाण मांगते हैं। वो अपना सीना दिखाता है और सारे सैनिक झुक जाते हैं और फिर राजा सारे मंत्रियों को जान से मरवा देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बहरूपिया जंगल में जा रहा होता है। तभी सच्चे राजा द्वारा भेजे गए सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, जो कि सचिव द्वारा भेजे गए अंगरक्षक मरते मरते उस बहरूपिये का जान बचा लेते हैं और फिर उसे एक नाव मिलती है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है। वो जब उसमें बैठकर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि सचिव उसे धन्यवाद कर रहा होता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सचिव को जान से मार दिया जाता है क्योंकि उसने उस बहरूपिये को भागने में मदद किया था। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उस साम्राज्य का पतन 5 साल बाद हो जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।